पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कह रहा है 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था। ठीक है, ये प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आप देंगे। देखिए 326 बीसी में क्या हुआ था कि जो सिकंदर और पोरस है इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है और ये युद्ध किस नदी के किनारे पर होता है। ठीक है, ऑप्शन है यमुना, सतलज, चंबल या फिर झेलम। आप भी अपना अपना स्कोर देखिए कि आप इन 50 प्रश्न में से कितने सही करते हैं और कमेंट में बताइए कि आप कितने स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न का जो सही आंसर है, सही आंसर होगा आपका झेलम। ठीक है, झेलम नदी के किनारे पर यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, देखिए मई 326 ईसा पूर्व में यह लड़ाई झेलम नदी के तट पर सिकंदर महान की सेना और हिंदू कुश के पहाड़ों को पार करते हुए भारत में पहुंच गई थी। ठीक है, तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच ये युद्ध लड़ाई हुई थी 326 बीसी में और झेलम नदी के तट पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो नंदीवर्धन, हरिहर, बिंदुसार या फिर दंती दोनों। और आप सभी जानते होंगे इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो, ठीक है, देखिए हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। इन दोनों भाइयों ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और ये की थी 1336 ईस्वी में। ठीक है, चलिए देखिए जब मोहम्मद तुगलक दक्षिण में अपनी शक्ति खो रहा था तब दो हिंदू राजकुमार थे हरिहर और बुक्का ने कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच में 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और यही राज्य बना था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना कि किस किस नदियों के बीच था ये साम्राज्य। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में ये स्थान था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरिहर। ठीक है, यहाँ पर हरिहर दे रखा है, आपको बुक्का भी दे सकता है। ठीक है, या दोनों को ही दे सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हेलियोडोरस स्तंभ किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। देखिए हेलियोडोरस जो स्तंभ है ये कहाँ पर स्थित है और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, देखिए व्याख्या देखें तो हेलियोडोरस ने विदिशा में, ठीक है, हेलियोडोरस ने विदिशा में विष्णु का एक गरुण स्तंभ बनवाया और यह स्तंभ हेलियोडोरस स्तंभ के नाम से जाना जाता है। हेलियोडोरस स्तंभ भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आधुनिक बेशनगर के पास स्थित क्या है, पत्थर से निर्मित प्राचीन स्तंभ है और इसका निर्माण 110 ईसा पूर्व में क्या हेलियोडोरस ने कराया था। ठीक है, किसने, हेलियोडोरस ने इसका निर्माण कराया था 110 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली प्रथम महिला बनी। ठीक है, माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, प्रथम महिला बनी कौन बनी है, कौशल्या देवगन, रुचि शर्मा, राधिका सिंह या फिर प्रियंका मोती। देखिए प्रश्न थोड़ा पुराना है और करंट अफेयर से रिलेटेड है और ये प्रश्न शायद इसमें आ गया है। वैसे हमने जीएस के प्रश्नों को इसमें लिया है। चलिए कोई बात नहीं, एक प्रश्न हमारा करंट से भी रिलेटेड तैयार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनकी प्रियंका मोहिते होगा। ठीक है, देखिए दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतेह कर प्रियंका मोहिते ने अपना नाम नया कीर्तिमान स्थापित किया है और माउंट अन्नपूर्णा की जो चोटी है पर पहुंचने वाली प्रियंका मोहिते भारत की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। देखिए गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो प्रश्न है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए उनका परिनिर्वाण या उनका जन्म, उनका गृह त्याग या उनका प्रबोधन। ठीक है, यानी कि पहला जो प्रबोधन मतलब उनका जो पहला उपदेश था। ठीक है, तो महाभिनिष्क्रमण के रूप में किसको जाना जाता है। ठीक है, देखिए जो महाभिनिष्क्रमण के रूप में जो जाना जाता है, जो इनका जो त्याग था, गृह को त्याग था, इनके गृह को त्यागा था, उस जो घटना है उस घटना को हम उनका महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था तो उसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें देखकर बुद्ध के वैराग्य भावना प्रबल उठी और ये घटनाएं क्या हैं। देखिए पहला दृश्य एक वृद्ध है, ये आप सभी जानते हैं। दूसरा दृश्य एक रोगी
और तीसरा दृश्य इसमें एक मृत शरीर, और चौथा दृश्य जो है एक प्रसन्नचित्त जो सन्यासी है। ठीक है, इस घटनाक्रम के बाद सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध को, यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घर त्याग दिया था, और इसी को हम महाबहिष्क्रमण काल कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, मिलिंद पानो क्या है? एक संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है, या फिर एक पारसी महाकाव्य है? बताइए क्या है। तो देखिए मिलिंद पानो क्या है, ये एक पाली ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए मिलिंद पानो एक पाली ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हैं एक नागसेन, इनके बीच में एक वार्तालाप वर्णित है। और इस ग्रंथ में महान बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा राजा मिलिंद यानी कि मिनांडर के उनके गूढ़ दर्शनी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और अंतोगत्वा वह उनके प्रभाव से बौद्ध हो जाता है। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि नागसेन, ठीक है, मिनांडर और नागसेन के बीच में जो वार्तालाप है वो कहाँ पर है? तो ये पाली ग्रंथ में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। ठीक है, जो बौद्ध दार्शनिक थे पहले जिन्होंने शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये कौन थे? नागार्जुन, नागसेन, आनंद या फिर अश्वघोष थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि नागार्जुन होगा, जिन्होंने शून्यता के सिद्धांत को सबसे पहले प्रतिपादित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए माध्यमिक यानी कि शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, और जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। ये प्रश्न भी पूछा था, माध्यमिक कारिका किसकी रचना है? तो सही आंसर हो क्या होगा इसमें? नागार्जुन होगा। ठीक है, और इसे क्या कहा गया? इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, बौद्ध की जो पहली संगति थी वो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो कहाँ पर होती है? ये राजगृह में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? राजगृह में होती है। ठीक है, राजगीर यानी कि राजगृह में होती है। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं ये कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं अजात शत्रु करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है। ठीक है, चलिए देखिए ऑप्शन नंबर सी अजात शत्रु के द्वारा। ठीक है, इसको आप कर देंगे, ये थोड़ा पीछे का जो प्रश्न है उसी के टाइप हो गया है, तो आप इससे कोई रिलेटेड नहीं है प्रश्न का, तो सही आंसर होगा आपका अजात शत्रु होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या फिर देवी पाटन? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर बी, जो है बौद्ध और जैनी दोनों की एक क्या है? एक प्रसिद्ध धर्मस्थली है। ठीक, चलिए कहाँ पर है ये उत्तर प्रदेश में यमुना तट पर स्थित है कौशाम्बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? यानी कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? सभी जानते होंगे इसका प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर ए जो गौतम बुद्ध कर रहे हैं वो सही आंसर होगा, गौतम बुद्ध। ठीक है, देखिए एशिया के ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया के रूप में महात्मा बुद्ध का नाम लिया जाता है, और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने एक महान धर्म की स्थापना की जिसे बौद्ध धर्म कहा जाता है, और जिसका प्रचार प्रसार भारतवर्ष में ही नहीं अपितु दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हुआ। इनके धर्म की प्रचार की महत्ता को देखते हुए इन्हें पाश्चात्य विद्वानों ने लाइट ऑफ एशिया कहा है। ठीक है, इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किनके आश्रय के रूप में किया गया था? देखिए बराबर की जो गुफाएं हैं इनका जो उपयोग है वो किसके आश्रय के रूप में किया गया है? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए आश्रय के रूप में, आश्रय गृह यानी कि उनके रहने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो ये बनाई गई थी आजीविकों के लिए। ऑप्शन नंबर जो ए का है वो यहाँ पर सही आंसर होगा, आजीविकों के लिए। ठीक है, देखिए दशरथ और उसका एक पुत्र अशोक और उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए, और अशोक के समय बराबर
पहाड़ी की गुफाओं में क्या है, एक तो सुदामा की गुफा है और एक कर्ण चौपड़ की गुफा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्ण चौपड़ की गुफा, ठीक है, नामक गुफा ये सर्व प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरी सदी ईसवी पूर्व में हेलियोडोरस ने एक गरुड़ ध्वज स्थापित किया, वह कहाँ स्थित है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, इस प्रश्न की भी चर्चा पहले कर चुके हैं, तो आप अपनी सभी आंसर लगा सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, उज्जैन, नासिक, बेशनगर या फिर मंदसौर। देखिए कहाँ पर है ये, तो हेलियोडोरस की जो है ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। एमपी, ये विदिशा जिला है, विदिशा जिला में है, ठीक है, विदिशा जिले में है। और कहाँ पर, ये बेशनगर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा, बेशनगर, ठीक है, जो वर्तमान विदिशा है में स्थित है। और गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दक्षिण भारत के वैष्णव मतावलंबी कहलाते थे। जो वैष्णव मतावलंबी थे उन्हें हम क्या कहते थे, ठीक है। तो नैनार, अलवार, भागवत या फिर नाम्बियार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए तो दक्षिण भारत के जो वैष्णव थे इन्हें हम क्या कहते थे, तो इन्हें हम अलवार कहते थे। क्या कहते थे, अलवार कहते थे। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, अलवार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, पहली महिला कौन थी जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, ठीक है। इससे पहले बौद्ध धर्म को में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन आनंद जो गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर सबसे पहले एक महिला को इसमें एंट्री दी गई। और ये महिला कौन थी, ठीक है। तो ये महिला थी महाप्रजापति गौतमी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा, महाप्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की कौन थी, मौसी थी, ठीक है। चलिए देखिए वैशाली में, कहाँ पर, वैशाली में आनंद के अनुरोध पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतम की मौसी विमाता महाप्रजापति गौतमी थी, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि इसका फ़ायदा दूसरे लोगों को भी मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। पहली बौद्ध शक्ति किस शासक के काल में हुई थी, तो किसके शासक काल में हुई थी पहली बौद्ध शक्ति। इस प्रश्न भी हम पहले कर चुके हैं दूसरे टाइप में, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का प्रारूप है उसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो पहली बौद्ध शक्ति राजगृह में होती है, ठीक है। 4 बौद्ध शक्ति होती हैं, चारों बौद्ध शक्ति कहाँ पर होती हैं, वो अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम पर होती हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो किस जो जगह है किसके शासनकाल में होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इससे रिलेटेड गौतम बुद्ध और जैन धर्म से संबंधित जो पूरी वीडियो है विस्तार के साथ में, यानी कि व्याख्या के साथ में, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जाकर के देख सकते हैं आप उसको, ठीक है। और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उसको डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। तो पहली बौद्ध शक्ति जो होती है वो किसके समय में हुई थी, तो ये हुई थी देखिए अजात शत्रु के समय में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए पहली बौद्ध शक्ति जो राजगृह में होती है, इनकी जो सप्तपर्णी गुफा है वहाँ पर इसमें होती है 483 ईसा पूर्व में, गौतम बुद्ध की मृत्यु के 100 साल के बाद में होती है, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो महाकश्यप करते हैं, शासन का है अजात शत्रु का, ठीक है। हर्यक वंश उद्देश्य पुत्र के बुद्ध के उपदेशों के 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुत पिटक में संकलित किया गया। देखिए इसका गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं उन्हें 2 जो अजातशत्रु कौन से वंश के हैं, वो हर्यक वंश के हैं। और गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं इनके 2 पिटक हैं, एक विनय पिटक है और एक है सुत पिटक, इनमें इनका संकलन किया गया है, ठीक है। कहाँ पर, इसी बौद्ध शक्ति में किया गया था, पहली बौद्ध शक्ति में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 है। सारनाथ में बुद्ध का पहला प्रवचन कहलाता है। देखिए सारनाथ में जब पहला प्रवचन दिया था महात्मा गौतम बुद्ध ने, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, महापरिनिष्क्रमण कहते हैं। ये तो उनके गृह त्याग की घटना है। महापरिनिर्वाण इनके मृत्यु की है, ठीक है। और जो हम प्रवचन वाली बात है इसको हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। चलिए देखिए सारनाथ
काशी तथा वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित बौद्ध तीर्थस्थल है और ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था और जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। वो जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का क्या था, एक आरंभ माना जाता कि यहाँ से उन्होंने अपने बौद्ध मतों को प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन सही आंसर होगा। चलिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जब हम जैन धर्म में तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो उसे क्या कहा गया है? जिन कहा गया है या फिर रत्न कहा गया है, केवल्य कहा गया है या फिर निर्वाण कहा गया है? क्या कहा गया है? तो ऑप्शन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो सी है इनके केवल्य, तो केवल्य को ही जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द परिभाषित किया गया है। ठीक है, यानी कि केवल्य प्राप्त हो गया, मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को लेकर के या इसे पाने वाला वो केवली कहलाता है। ठीक है, पूर्ण ज्ञान को केवल्य ज्ञान और इसे पाने वाले को क्या कहा गया? केवली कहा गया है। ठीक है, दोनों को याद रखना है आपको, केवल्य और केवली। अगला क्वेश्चन, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, देखिए श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो समुदाय थे, एक श्वेतांबर थे एक थे दिगंबर। तो इनमें से पूछा है कि श्वेतांबर जो संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन थे? ठीक है, स्थूलभद्र थे, भद्रबाहु थे, कालकाचार्य थे या देवर्षि क्षमाश्रमण थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका कर रहे हैं ए यानी कि स्थूलभद्र जो है ये श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो जैन धर्म था वो दो संप्रदायों में बट गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर क्या थे? देखिए जो श्वेत कपड़े पहनते थे उन्हें तो हम कहते थे क्या? श्वेतांबर कहा गया, और जो ये थे और जो श्वेतांबर थे वो स्थूलभद्र के शिष्य थे श्वेतांबर, और इन्हें ये श्वेत वस्त्र पहनते थे, इनके सफ़ेद कपड़े पहनते थे। और जो भद्रबाहु के शिष्य थे इन्हें कहा गया दिगंबर, और ये क्या थे? ये नग्न रहने वाले थे। ठीक है, ये नंगे रहते थे। ठीक है, तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद देखें हम क्वेश्चन नंबर 19। पहली जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? पहली जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ? जिस तरह से बौद्ध धर्म की जो सभाएं या समिट होते थे उसी तरह से जैन धर्म के भी समिट हुआ करते थे। तो इसमें जो पहली जो जैन महासभा थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी पाटलिपुत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, पहली जैन संगति यानी कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुआ और यह संगति मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत शब्द जो है वो किस शब्द धर्म से जुड़ा है? ठीक है, ये जुड़ा है वह तो जैन धर्म, लोकायत, हिंदू या फिर बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा जैन धर्म होगा। जो अणुव्रत है वो जैन धर्म से संबंधित है। अणुव्रत का अर्थ है लघु व्रत। जैन धर्म के अनुसार श्रावक अणुव्रतों का पालन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जैन धर्म। देखिए व्याख्या के साथ में हम पढ़ने तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, और व्याख्या के साथ में पढ़ने से हमें कई फ़ायदे होते हैं, जिससे कि हमें जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं, तो इससे हमें बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ प्रश्न हैं जो पॉलिटी से भी हैं। ठीक है, पॉलिटी से, तो जैसे भारत में जो संविधान का विकास हुआ किस तरीके से हुआ, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न अब हम यहाँ से देखने वाले हैं। ठीक है, मिक्सअप क्वेश्चन है, आगे हम और भी प्रश्न देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? ठीक है, जो 1773 में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था कलकत्ता में, इसका मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले सीसीआई कौन थी? तो ये थे एलिजा इम्पे थे। इनके ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एलिजा इम्पे। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। ठीक, चलिए
किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? ठीक है, पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। राजलेख 1726 या फिर भारत शासन अधिनियम 1858, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया किस अधिनियम के तहत, ये पूछा गया यहाँ पर। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का, इसी के द्वारा क्या हुआ था, जो पहली बार लिखित संविधान को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, ये इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया है? तो किसके अंतर्गत कहा गया? 1773, 84 का पिट्स इंडिया एक्ट या फिर 1833 का चार्टर या 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक, तो क्या आंसर यहाँ का सही आंसर होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय में आता है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आता है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ये आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, चलिए, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे जब हमारे संविधान को बनाया गया था? तो इसके लिए जो अधिवेशनों की जो संख्या थी वो टोटल थी 12 थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक, देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और इसमें 11 अधिवेशन हुए थे। किस समय पर? जब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय था, उसमें इसके 11 अधिवेशन हुए थे। और 12वां अधिवेशन कब होता है? जब इस पर सभी के जो सदस्य थे, जो मेंबर्स थे संविधान सभा के, उन्होंने इसको हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि 24 जनवरी 1950 को ये 12वां अधिवेशन संपन्न हुआ था। तो इस तरह कुल मिलाकर के 12 अधिवेशन इस संविधान को बनाने में हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर जो बी है 12 वो सही आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ठीक है, हम समवर्ती सूची पढ़ते हैं। ठीक है, हम समवर्ती सूची पढ़ते हैं। ठीक है, और केंद्र सूची पढ़ते हैं। ठीक है, राज्य सूची पढ़ते हैं। तो ये जो है, ये समवर्ती जो सूची है, ये किस देश की देन है? किस देश से हमने इसको लिया है? सोवियत संघ से लिया है, इटली से लिया है, या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर आयरलैंड से लिया गया? ठीक है, तो 25 का जो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। जो समवर्ती सूची है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हैं। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर क्या होता है, जो केंद्र और राज्य के आते दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, जो केंद्र और राज्य हैं दोनों इस सूची के जो विषय हैं उन पर वो अपना कानून बना सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के सामने संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? भारतीय संविधान जो सभा थी उसके सामने संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, अंबेडकर ने रखा था, या फिर बी एन राव ने, या महात्मा गांधी ने? ठीक है, किसने रखा था? आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक, देखिए, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, डेट याद रखनी है आपको, डेट भी आपको याद रखनी है। डेट से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस तारीख को ये किया गया था। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश की और जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया और यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। ठीक है, अब देखते हैं जो भारत की जो प्रस्तावना है उसका जो विचार है वो हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है, लेकिन इसकी जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा, उसे हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, 2 पॉइंट है यहाँ पर, दोनों पॉइंटों को हमें अच्छे से याद रखना है। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो विचार है, इसको हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, लेकिन उसकी जो भाषा है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को हमें यहाँ पे याद रखना है और अच्छे से याद रखना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी?
भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी किस अधिनियम के द्वारा? 1909 के, 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर 1947 के द्वारा। ठीक है, तो 27 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? 27 का ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935, इसी के द्वारा भारत अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी। ठीक है, संघीय शासन की व्यवस्था 1935 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था इसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्न विशेषताओं में कौन संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय संविधान में एक समान है? ठीक है, एक समान है लेकिन बाकी सब में क्या है? भिन्नता है। जैसे नागरिकता है, स्वतंत्र केंद्र और राज्य हैं, राज्यपाल की नियुक्ति है या स्वतंत्र न्यायपालिका है, किसके द्वारा? ठीक है, तो किस में है? जो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका इनके यूएसए और भारतीय जो संविधान है वो दोनों एक समान है। देखिए जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है, इसमें हम दोनों जो देश हैं वो एक समान है, लेकिन बाकी में हमें अलग अलग डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा। देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय संविधान में एक समान है, लेकिन अन्य में क्या है? अन्य में भिन्नता है, अन्य में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चलिए अगला प्रश्न देखें। 29 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? निर्मात्री सभा पूछा है। ठीक है, तो कौन थे? निर्मात्री सभा है, एक प्रारूप समिति है। ठीक है, तो जब संविधान सभा का निर्माण किया गया था उसके अंतर्गत बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था, तो उसमें से एक समिति थी निर्मात्री सभा। ठीक है, निर्मात्री संविधान के निर्माण करने वाली जो सभा थी उसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, श्री अय्यर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कौन थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को की गई थी, या फिर 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। ठीक है, देखिए 26 नवंबर 1949 को तो क्या हुआ था? हमारे देश का जो संविधान था उसको क्या गया था? अपूर्ण रूप से थोड़ा सा लागू किया गया था। ठीक है, और इसी दिन हम क्या करते हैं? संविधान दिवस बनाते हैं। ठीक है, लेकिन संविधान सभा जो थी, सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1949 से पहले ही की गई होगी, ये आपसे भी जानते हैं। तो कब की गई थी? तो ये की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी को नहीं मानेंगे, बी है इसका सही आंसर का। इसको हमने बताया था, इसे हम बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी कि संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं हम। कौन सा दिन को? 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को। ठीक, चलिए भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। सिद्धांत का जो स्रोत है वो क्या है? तो मूल संरचना सिद्धांत का जो स्रोत है भारत का संविधान, न्यायिक व्यवस्था या फिर न्यायविदों के मध्य या संसदीय कानून है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा न्यायिक व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें 3 सही हैं और एक इसमें से गलत है। देखिए कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ग्रेट ब्रिटेन से लिए, ये हमने एकदम करेक्ट है। राज्य नीति के निदेशक तथा डीपीएसपी जो है वो हमने आयरलैंड से लिए, ये भी एकदम सही है। और न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, ये भी यहाँ पर करेक्ट सही है। और मूल अधिकार स्विट्जरलैंड, ये हमने स्विट्जरलैंड से नहीं लिए हैं। ठीक है, ये हमने स्विट्जरलैंड से नहीं लिए हैं, ये हमने किससे लिए हैं? तो ये भी हमने यूएसए से लिए हैं। ठीक है, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, ना कि स्विट्जरलैंड से लेके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। युग्म सुमेल नहीं है, सबसे पहले आपको इंडिकेट करना है नहीं को, तो नहीं के द्वारा ही हम आंसर तक सही पहुँच सकते हैं, क्योंकि नहीं को नहीं करेंगे तो वहाँ से हमारा आंसर गलत हो जाएगा। चलिए राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो किससे प्रेरित है? ठीक है, जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं 123 के आर्टिकल 123 है। ठीक है, तो इसमें जो निर्गत करते हैं वो किस कहाँ से प्रेरित है, कहाँ से ली गई है? ठीक है, तो ये ली गई है 1935 के अधिनियम से। ठीक है, आपको बता दें कि जो भारत का जो संविधान है उसमें बहुत ज़्यादा जो वेटेज है वो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 का है।
1935 के संविधान का जो भारत सरकार अधिनियम था, एक्ट था 1935, उससे हमने बहुत सारी चीज़ों को लिया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है हमें 1935 के एक्ट का ही हमें देखने को मिलता है। ठीक, भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान प्रभावित हैं। देखिए वही प्रश्न अभी हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे वही प्रश्न आ गया है। ठीक है, तो सही आंसर आपसे भी जाने के होंगे, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। ऑप्शन नंबर ए, अधिकांश जो प्रावधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रभावित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? देखिए भारत का संविधान लागू होने तक, जब तक लागू नहीं हुआ है और स्वतंत्रता के पश्चात इसका जो शासन था किसके द्वारा चलाया गया। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कर सकते हैं और गलत भी कर देंगे यहाँ पर इस प्रश्न को। ठीक है, अगर यहाँ पर उपयुक्त विषय कोई नहीं, इसको यहाँ दे दें भारत का संविधान दे दें, तो यहाँ पर सीधा सीधा भारत का संविधान आप टिक करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सवाल को पढ़ना है। सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि संविधान लागू होने तक, जब तक लागू नहीं हुआ है, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। ठीक है, तो इसका जो शासन चला गया था किसके? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा, या इंग्लैंड के संविधान से, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम से, या में से कोई नहीं। तो ये जो चलाया गया था 1935 का जो अधिनियम था इसी के आधार पर चलाया गया था। ठीक है, 1935 के अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। तब तक हमारा देश का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हो गया था उस समय तक। ठीक है, कब तक? 1950 तक। चलिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? सेटलमेंट एक्ट 1781, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या फिर चार्टर एक्ट 1793, या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। तो ये की गई थी किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। ठीक है, देखिए यह अधिनियम ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट जूनियर द्वारा लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया और इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और इसमें 6 सदस्य होते थे। ठीक है, कथन के रूप में भी पूछा जाता है, तो हमें इस पूरे कथन को याद रखना होगा। चलिए, किस अधिनियम द्वारा भारत में वायसराय पद का सृजन किया गया? वायसराय का जो पद था वो सृजन किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? ठीक है, देखिए 1957 जब रिवोल्ट हुआ था तो उसके बाद में, ठीक है, 1858 में एक अधिनियम एक्ट को लाया गया और इसी एक्ट पर क्या हुआ, जो वायसराय पद का जो था वो सृजन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक, देखिए इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का जो शासन था वो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, जो कंपनी का शासन था उसे समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सम्राट के नाम से किया जाने लगा, यानी कि जो सम्राट था उसने सारी शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। भारत का गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल कहलाता था, उसको अब बदल दिया गया वायसराय में। ठीक है, जो गवर्नर जनरल था वो अब वायसराय कहलाने लगा और जो सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत का शासन चलाता था। और इसी क्रम में देखें तो जो पहला वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था पहला वायसराय भारत का। अगर पूछा जाता है भारत का पहला वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। किस अधिनियम ने शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद को समाप्त कर दिया? भारत का जो सम्राट जो था इसको समाप्त कर दिया, इस शब्द को। 47, 35 या फिर 1990 या फिर 1909 या फिर 1919। तो किस अधिनियम का शाही जो उपाधि थी भारत का सम्राट, इसे समाप्त कर दिया गया? तो यही आंसर सही क्या होगा? तो ये आंसर होगा 1947 का अधिनियम। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत का जो सम्राट शब्द था इसको समाप्त कर दिया गया था। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? देखिए अब मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया था? तो ये विस्थापित किया था गया था सूरत में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, सूरत में। देखिए अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र 1613 ईस्वी में जहांगीर से अनुमति प्राप्त कर सूरत में स्थापित किया था और अंग्रेजों ने दक्षिण में मसूलीपट्टनम में 1611 में और आर्यगयन के पुलिकट के नज़दीक में 1626 में फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम में 1611 में और जो व्यापारिक केंद्र था वो 1613 में सूरत में किया गया था। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है 40, किस संधि द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान हुए थे? किस संधि के द्वारा? देखिए ये जो प्राप्त हुए थे अधिकार, जो प्राप्त हुए थे, ये इलाहाबाद की संधि के द्वारा इसको प्राप्त हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए 1765 ईस्वी में जब इलाहाबाद की संधि होती है और तो उसी के द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई थी। देखिए इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कड़ा जिला प्रदान किए, जिससे के बदले में शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी थी। किसने दी थी? शाह आलम द्वितीय ने दी थी। ठीक है, निम्न में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? अंतिम गवर्नर कौन था जो मुगलों के द्वारा, मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो ये था, कौन था? सरफराज खान था, मुर्शिद कुली खान था, या फिर अलीवर्दी खान था, या सिराजुद्दीन मोहम्मद खान था। ठीक, तो 41 का जो सही आंसर होगा ये होगा मुर्शिद कुली खान। इनके ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए मुर्शिद कुली खान मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। अंग्रेजों ने 1700 में, ठीक है, अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया और अंग्रेजों के पोते अजीम शान से मतभेद के कारण मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित कर दी थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा इस प्रश्न का। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था केंद्र में। ठीक है, देखिए द्वैध शासन प्रणाली को जो केंद्र में स्थापित किया गया था वो 1935 का जो अधिनियम था इसके द्वारा इसको लागू किया गया था, 1935 के अधिनियम के द्वारा। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्न में से किस अधिनियम के तहत किया गया? प्रांतीय सरकारों का गठन जो किया गया था किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 का अधिनियम, 32 का अधिनियम, या 36 का, या फिर 1947 का अधिनियम, किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी 1935 का जो अधिनियम था इसी के द्वारा प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। ठीक है, प्रांतीय सरकारों का गठन किसके अधीन किया गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा? ठीक है, किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था 1935 के एक्ट को? ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या फिर सरदार पटेल ने, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? तो ये किसने कहा था दास्ता का एक नया अधिकार पत्र? तो ये कहने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर करेंगे। 45 है, भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया जो कहलाता था, क्या कहलाता था? प्रिवी काउंसिल कहलाता था, उच्चतम न्यायालय कहलाता था, उच्च न्यायालय कहलाता था, या फिर संघीय न्यायालय कहलाता था। सॉरी, तो 45 का जो सही आंसर क्या होगा? चार ऑप्शंस में से तो एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया था जो कहलाता था, तो ये कहलाता था संघीय न्यायालय। ठीक है, क्या कहलाता था? संघीय न्यायालय कहलाता था। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए 46, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? जनवरी 1947 में, जून 1947 में, जुलाई 1947, या फिर अगस्त 1947 में? क्या आंसर सही होगा इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का सही आंसर हम देखते हैं। तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो कर रहे हैं सी। ठीक है, 1947 में। कब? जुलाई में। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा तो जल्दी से हम फटाफट से करते हैं। 46, 47, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, कैनिंग को, कर्जन को, या फिर रिपन को?
स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? देखिए, अंतरिम सरकार जो होती है इसका एक आपको वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे 1 से 2 दिन में, जिसमें हम अंतरिम सरकार के जितने भी जो मंत्री बने थे उन मंत्रियों के बारे में आपकी एक लिस्टिंग भी देंगे और साथ साथ उसमें कुछ MCQ भी दिखाएंगे, जिससे कि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अंतरिम सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब अंतरिम सरकार बनी तो उस समय पर इस विभाग में के मंत्री कौन थे, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये सितंबर 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सितंबर 1946 में। ठीक, 49 संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो सभी जानते होंगे पवित्र दस्तावेज के बारे में पूछा था, किसने कहा है? तो कहने वाले हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए, सूची 1 है और सूची 2 है, इसको हमें मिलान देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से हमें इसको मैच करना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए, सर भारत सरकार शासनाधिनियम, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, वेवल प्लान। ठीक है, 1935, 1940, 1945, 1942 दिया गया है। ठीक, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का 1 कहाँ पर है? 1, 2, 3 में है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो ये 1940 में आया था। ठीक है, 1940। तो यहाँ पर देखिए सी को देखें, सी का है 2, सी का 2 देखिए, CBC ABC, सी का 2 यहाँ पर है। ठीक, तो इससे लगता है हमें ऑप्शन नंबर जो ए यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए ही। ठीक, क्रिप्स मिशन को मिला लेंगे हम, कब आया था? 1942 का है क्रिप्स मिशन, और वेवल प्लान 1945 का है। ठीक, तो इस तरह से हम इसको सही मिला लेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर करेक्ट सही होगा। 1, 4 और 2 और 3। ठीक, इस तरह से इसको मिलान कर लेंगे। ठीक, तो ये थी हमारे 50 प्रश्नों की सीरीज, और कैसी लगी आपको जरूर कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते तो आपके लिए इसी तरह के और वीडियोस आपको लेकर के आएंगे हम अपने इस चैनल पर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक तो ज़रूर करें। ठीक, और कमेंट ज़रूर करें।